बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के नेता थी उनकी हत्या हो गई। हाँ। बिहार के ही रहने वाले, गोपालगंज के ही, और आपसे परिचित भी। मेरे परिचित नहीं है, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते थे। शहाबुद्दीन भी मुझे याद है आपको बड़े भाई के रूप में मानते थे। तो आपको कभी लगा कि बाबा सिद्दीकी का कोई रिश्ता दाऊद इब्राहिम जो देश का दुश्मन है उसके साथ हो सकता है, या सलमान खान से ऐसी दोस्ती थी जिसके कारण उन्हें मार दिया जाए? वो किसी डिस्प्यूट में उलझने वाले आदमी नहीं थे। किसी डिस्प्यूट में उलझने वाले आदमी नहीं थे। वो तो डिस्प्यूट को सुलझा देते थे। जैसे सलमान खान जी और शाहरुख खान का जो आपस में डिस्प्यूट था बड़ा सीरियस, उसको उन्होंने सुलझाया। हमको नहीं लगता है कि सलमान के मित्रता के चलते उनको किसी ने मारा होगा। यदि सलमान से दुश्मनागत है तो सलमान को मारेगा, इनको क्यों मारेगा? और तो सिग्नल देने की क्या आवश्यकता है भाई? जी। सिग्नल दे के क्या हासिल होगा? मारना है तो मार ही देगा, डायरेक्ट मारेगा। सिग्नल दे के क्या क्यों मारना है? आपको कभी ऐसा लगा कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं? उनकी पत्नी खुद ही नॉन मुस्लिम थी। अच्छा, उनकी पत्नी नॉन मुस्लिम थी। अच्छा। और उनको एक बेटा एक बेटी। माफी मांगा जाता है जी विदाउट प्रेजुडिस। अच्छा, माने हम माफी मांग रहे हैं विदाउट प्रेजुडिस टू बाय डिफेंस ऑफ द केसेस, तो माफी मांगने में कोई हर्जा नहीं है। माफी मांगने में कोई इशू है तो मांग लेना चाहिए। जो षड्यंत्र जेल में जी क्रिमिनल लोग कर रहा है, इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस पर शिकंजा कसना होगा। शुरू में नीतीश जी अपने कोठरी के अलावे भी कुछ लोगों से बात करते थे। अच्छा, कोठरी के अलावे भी कुछ लोगों से बात करते थे, ओपन थे जी। धीरे धीरे नीतीश जी कोठरी में बंद होते गए। कोठरी में बंद हो जी। स्मार्ट मीटर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से है बना हुआ है। पहले सीधा स्मार्ट जो चलता था वो चले तो अच्छा रहे। पहले रजिस्टर 2 को अप टू डेट करें जी, तब लैंड सर्वे कराइए। रजिस्टर 2 क्या कंसोलिडेशन चला, वो भी फेल कर गया। कंसोलिडेशन हो गया रहता तो सब कुछ ठीक हो गया रहता जी। हमको थोड़े जानते थे कि उनको गोली मार दिया जाएगा। निश्चिंत रहते थे, बेफिक्र रहते थे। कभी बातचीत में आपको लगा कि वो दाऊद के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, दाऊद या मुंबई बम धमाके हुए तो खुश थे? जी, हमको तो नहीं लगता। ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो तो कोई क्राइम छिपता नहीं। अब किस क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी, इस पर डिपेंड करता था। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ वाईबी गिरी साहब हैं। स्वागत है। देश के बड़े वकीलों में इनका नाम शुमार है। बिहार की धरती से हैं। पटना हाई कोर्ट में कितने ऐतिहासिक फैसले इनके नाम दर्ज हैं। वाईबी गिरी साहब के बारे में हम कहें, इन्होंने वकालत को ही साधे रखने के लिए जज बनना स्वीकार नहीं किया। गांधी परिवार इन्हें राजनीति में लाना चाहता था, लेकिन तब नहीं आए। अब बिहार बदलने के लिए प्रशांत किशोर के साथ जाने को तैयार हुए हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज की बातें तो हम बाद में करेंगे। गिरी साहब, आपसे हम कई सवाल लेंगे जो इन दिनों चर्चा में हैं। और सबसे पहले हम मुंबई चलते हैं। चलिए। और मुंबई इसलिए हम चल रहे हैं कि पिछले दिनों 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के नेता थी उनकी हत्या हो गई। हाँ। बिहार के ही रहने वाले, गोपालगंज के ही, और आपसे परिचित भी। मेरे परिचित नहीं है, वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते थे। देखिए, आपको गोपालगंज का भी मैं हूँ, मैं भी गोपालगंज का ही हूँ। बिल्कुल। और बॉम्बे से जब आते थे जी तो एक बार जरूर मुझसे मिल के मेरा आशीर्वाद लेके जाते थे। जी जी जी। देखिए, मुझे याद है कि मेरी भी बातचीत टुंडा गिरी जी ने ही कराई थी बाबा सिद्दीकी भाई से भी। जी बिल्कुल, हाँ, वो बहुत करीब थे। अभी भी उनका 2 एजुकेशन सेंटर जी उनके पैसे से, उनकी मदद से गोपालगंज में गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का चल रहा है। मांझा के सेक्टोली में। हाँ, मांझा सेक्टोली में है और एक है तुरकहा में। 2 जगह है, वो चल रहा है। और कोविड के पीरियड में आके बहुत मदद किया लोगों को, बहुत मदद की। पटना में भी करीब 2-3 करोड़ का सामान विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, इनरव्हील के द्वारा, किसके द्वारा, सब ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा। खैर, अब तो रहे नहीं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिम्मा देश के सबसे बड़े गैंगस्टर जो साबरमती जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली कि हाँ, हमने मारा है। और इसलिए मारा
क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीब थे और बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम के आदमी थे। देखिए, आपने कहा कि बाबा सिद्दीकी आपको बड़ा भाई मानते थे, तो आप उन्हें छोटा भाई मानते थे। क्या आपको कभी लगा, आपने शहाबुद्दीन का भी मुकदमा लड़ा है, शहाबुद्दीन भी मुझे याद है आपको बड़े भाई के रूप में मानते थे, तो आपको कभी लगा कि बाबा सिद्दीकी का कोई रिश्ता दाऊद इब्राहिम जो देश का दुश्मन है उसके साथ हो सकता है, या सलमान खान से ऐसी दोस्ती थी जिसके कारण उन्हें मार दिया जाए? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है जी। देखिए, बाबा सिद्दीकी को जहाँ तक, अब अंदर की बात हमें नहीं जानते, लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग समझते हैं, वो किसी डिस्प्यूट में उलझने वाले आदमी नहीं थे। किसी डिस्प्यूट में उलझने वाले आदमी नहीं थे। वो तो डिस्प्यूट को सुलझा देते थे। जैसे सलमान खान जी और शाहरुख खान का जो आपस में डिस्प्यूट था बड़ा सीरियस, उसको उन्होंने सुलझाया। अब वो अवतार पार्टी बॉम्बे में उनकी बड़ी नामी पार्टी, बिल्कुल होटल ताज में हुआ करते थे। होटल ताज में हुआ करते थे जी। एक आध बार मुझे भी जाने का मौका मिला है। पूरे सिनेमा इंडस्ट्री और ऑल पार्टी पॉलिटिशियन और फिल्म के हर तबके के हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, डायरेक्टर सब वहाँ रहते थे। जी। बड़ा पॉपुलर फिगर थे। उनका बेटा भी वहाँ से एमएलए है, वो भी 3 बार एमएलए हुआ। तो हमको नहीं लगता है कि सलमान के मित्रता के चलते उनको किसी ने मारा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि जिसको मारना होता जी सलमान, यदि सलमान से दुश्मन आ गए थे तो सलमान को मारेगा, इनको क्यों मारेगा? कहा जा रहा है कि सिग्नल्स दिया गया कि देखो, यदि हम बाबा सिद्दीकी तक पहुंच सकते हैं, तुम्हारे घर पर तो हमने पहले फायरिंग कर ली है, अब तुम्हें भी, और कहा ही जा रहा है कि लगातार धमकियां मिल रही है। अब तो सिग्नल देने की क्या आवश्यकता है भाई जी? सिग्नल दे के क्या हासिल होगा? मारना है तो मार ही देगा, डायरेक्ट मारेगा। सिग्नल दे के क्या क्यों मारना है? पहले तो सिग्नल उनको दे ही चुका है जी, उन पर फायरिंग हो ही चुकी है। ये थोड़ा बैठता नहीं है, ये बैठता नहीं है हम। अच्छा, और मान लीजिए कि लॉरेंस का जो आप नाम लिए जी, लॉरेंस बिश्नोई जी, तो उसकी दुश्मनागत सलमान खान से वो काली हिरण मारने के लेके है जी, धार्मिक है जी, मानसिक है जी, आध्यात्मिक है, जो समझ लीजिए जी। तो उसमें तो बाबा सिद्दीकी नहीं थे, न वो काली हिरण मारने में उनके साथ गए थे, न इस इशू को उन्होंने कभी सपोर्ट किया है। बाबा सिद्दीकी सेकुलर विचार के आदमी थे। नहीं, आप कह रहे हैं बाबा सिद्दीकी सेकुलर विचार के आदमी थे। आपको कभी ऐसा लगा कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं? उनकी पत्नी खुद ही नॉन मुस्लिम थी। अच्छा, उनकी पत्नी नॉन मुस्लिम थी। अच्छा, उनको एक बेटा एक बेटी, अभी शादी दोनों का में से नहीं हुआ है जी। उनकी पत्नी मुसलमान नहीं थी। अच्छा, ये जान लीजिए। अच्छा, पंजाबी सरदार की बेटी थी। अच्छा, सरदार की बेटी अभी है उनकी पत्नी। बिल्कुल शी इज नॉट ए मुस्लिम। अच्छा, ये जान लीजिए। अच्छा, कभी बातचीत में आपको लगा कि वो दाऊद के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, दाऊद या मुंबई बम धमाके हुए तो वो खुश थे? जी, हमको तो नहीं लगता। आपको कभी नहीं लगा ना? हाँ, हमको तो बहुत शरीफ आदमी लगता। अच्छा, हाँ, और भला मानुस, मित्रवत, लोगों की मदद करने वाले, दोस्तों को। दाऊद से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है? हमको नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? नहीं लगता। अच्छा, आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई, देखिए अब कानूनी पक्ष को हम समझते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो इस हत्या की जिम्मेवारी ले रहा है, इसके पहले भी सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई, जो टारगेट किया गया, महाराष्ट्र की एटीएस ने चाहा था कि हम पूछताछ कर लें जाकर साबरमती जेल में, लेकिन रोक दिया गया। और अब देखिए जो शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं वे कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि जब जेल में बंद है, सीआरपीसी 268(1) का इस्तेमाल किया गया है, अधिकारों का प्रयोग किया गया है कि वह दूसरे जेल में ले जाया नहीं जाएगा, उससे कोई पूछताछ करने नहीं आएगा, एनआईए ने आइसोलेट कर रखा है, गुजरात एटीएस ने आइसोलेट कर रखा है, तो लॉरेंस बिश्नोई क्या किसी भी मुकदमे में चाहे जिसमें नाम आ जाए वह कभी फंस पाएगा? नहीं, लॉरेंस को तो फंसाना, अब पता नहीं क्या एविडेंस है इन लोगों के पास, ऑर्डिनरली नहीं लगता है जी, क्योंकि ये जेल के अंदर और उस भी सेल में आइसोलेटेड, बिल्कुल आइसोलेटेड, कॉन्स्पिरेसी जी प्रूफ होना बड़ा मुश्किल है। देखिए हमारे गोपालगंज जहाँ के हम रहने वाले हैं जी, वहाँ महेश शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। बिल्कुल,
उनको गोपालगंज कैंपस में, कलेक्ट्रेट कैंपस में बम से मार दिया गया 1980 के दशक में। जी। आदमी बहुत अच्छे थे जी। और उसमें संत ज्ञानेश्वर एक साधु बाबा थे जो जेल में थे, बिल्कुल एक रिलीजियस टाइप के क्रिमिनल माइंड के आदमी थे। उनका नाम आया, हाई कोर्ट से उनकी सजा भी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्योंकि वो जेल में थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, जेल के जो ऑफिसर हैं और जेल के जो पदाधिकारी हैं वही इस बात को प्रूफ नहीं होने देते हैं, वही इस बात को प्रूफ नहीं होने देते हैं कि इसका कोई किसी से क्रिमिनल मीटिंग ऑफ माइंड हुआ। अदरवाइज दिस विल बी फेल्योर ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसलिए वो भी चाहते हैं ऐसा लिंकिंग एविडेंस ना आ सके। तो ओवरऑल इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब इसका मतलब यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर रहकर चाहे जो भी कराता रहेगा वह बचता रहेगा। ये उसका अब तक जब तक एविडेंस नहीं आ जाता है कुछ ऐसा क्लिंचिंग एविडेंस, तो मेयर अच्छा किसी भी ऑफेंस, जैसे बाबा सिद्दीकी का जो है तो इसका मोटिव के बिना कोई ऑफेंस नहीं होता। मोटिव के बिना कोई ऑफेंस तो कोई क्यों मरवाएगा? अच्छा, आप तो कह रहे हैं छोटे भाई की तरह थे, कभी आपसे उन्होंने साझा किया या बाद में जब घटना के बाद भी जब बात हुई परिजनों से कि बाबा सिद्दीकी को पहले कभी धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई से? ये बात हमको नहीं मालूम है, ना मैंने पूछा ना हमको बताया है। जी, इस एस्पेक्ट पर हम नहीं गए। हमको थोड़े जानते थे कि उनको गोली मार दिया जाएगा। निश्चिंत रहते थे, बेफिक्र रहते थे। बेफिक्र रहते थे। अच्छा। और आते थे यहाँ होटल में, वो एक होटल है एग्जीबिशन रोड में जी, लेमन ट्री जी, कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेके चलते थे। अच्छा, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो आपने कहा कि जैसे गोपालगंज के डीएम के मामले में भी जो मुख्य अभियुक्त था जो संत ज्ञानेश्वर, वह बच गया सुप्रीम कोर्ट से। ठीक ऐसा ही हमने देखा था कि जब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या हुई थी, शहाबुद्दीन का नाम सामने लाया जा रहा था। शहाबुद्दीन भी उस मामले में नहीं फंसे थे। नहीं, उनकी जमानत अर्ली में ही हो गई और उनका इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेशन में ही बहुत कुछ डाउटफुल हो गया था। अच्छा, पुलिस ने ही उनके सीबीआई ने जी उनके प्रति उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाई जिससे उनका लिंक साबित हो, इसलिए उसमें उस केस में उनको कुछ नहीं हुआ। आपने कहा ना 2 आदमी का नाम दिया, बिल्कुल। बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो क्रिमिनल केस में कभी न कभी इन्वॉल्व रहे हैं, पप्पू यादव जी को भी लोगों ने किसी केस में फंसा दिया था। बिल्कुल। तो मैंने ही जमानत कराया था। अच्छा, आपने ही जमानत कराई थी? जी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गया जी। तो मुझसे तो आया नहीं, आपने कई मसले देखे, बड़े बड़े बाहुबलियों को देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी केस किया, क्रिमिनल केस किया, मैं वीर बहादुर सिंह का भी केस किया। अच्छा, आपने वीर बहादुर सिंह का भी केस किया था। मोहबिया का भी केस, वीर मोहबिया का भी किया था। हाँ। विनोद सिंह का भी केस अच्छा किया। जिसके पीछे काली पांडे तो मेरे बिल्कुल खासी क्लाइंट थे। हाँ, उनका भी केस किया। अच्छा, काली पांडे का भी किया आपने? अरे जी, तो शुरू से ही। अच्छा, आपको लगता है, देखिए जब आपके पास आते होंगे लोग, कहता है कि डॉक्टर और वकील को अपना दर्द जो है ना, अपना पाप है, वो छुपाना नहीं चाहिए। क्या आप मानते हैं ना कि जेल के भीतर से भी अपराध कराए जाते हो जाता, कराते ही हैं लोग, बहुत कराते जी। वो तो सबसे बड़ा अब एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हो गया जी, पुलिस प्रशासन का फेल्योर कहिए, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, जुडिशियल एडजुडिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। जो षड्यंत्र जेल में जी क्रिमिनल लोग कर रहा है, इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस पर शिकंजा कसना होगा और कुछ लॉ को भी अमेंड करना होगा, क्योंकि ये हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वह इतना बढ़ता जा रहा है? उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं पता है। देखिए, आपने कहा कि सलमान खान से, देखिए कुछ भाजपा वाले कह रहे हैं कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समुदाय से। क्या आपको लगता है कि सलमान खान माफी मांग ले तो फिर सलमान खान के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें क्या होगा, और फिर क्या सच में नहीं, माफी मांगने से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ना है। माफी मांगा जाता है जी विदाउट प्रेजुडिस। अच्छा, माने हम माफी मांग रहे हैं विदाउट प्रेजुडिस टू बाय डिफेंस ऑफ द केसेस, तो माफी मांगने से कोई हर्जा नहीं है। माफी मांगने में कोई इशू है तो मांग लेना चाहिए। मांग लेना चाहिए।
अच्छा, केस नहीं बिगड़े। जब कभी बात होती है, चाहे बाबा सिद्दीकी की बात हो, फिर देखिए शहाबुद्दीन भी आपके छोटे भाई की तरह थे, जब इनका नाम कहीं आता है या कोई बात हो जाती है तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल। शहाबुद्दीन भी जब जिंदा थे तो उनको बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान से संबंध है, ये संबंध। आपको कभी लगा था कि शहाबुद्दीन एंटी नेशनल हैं? देखिए, उनको तो 4 बार पार्लियामेंट में जी लोगों ने चुना जी, और 1-2 बार असेंबली में भी चुनाव जीते जी। और देखिए, शहाबुद्दीन से मेरा कोई बहुत व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध नहीं था, लेकिन उनका मुकदमा तो मैं देखता था, बिल्कुल, कागज आता था, एग्जामिन करता था जी। ऐसा कोई अपरेंट नहीं लगता था अंदर क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन कभी सरफेस पर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया। वो केवल मुसलमान हैं इसलिए पाकिस्तानी है, ये थियरी। डीपी ओझा ने बहुत लंबा पत्र लिख दिया था कि ये हुआ वो हुआ। जी। अब ओझा जी अब किस आधार पर लिखे? जी। ओझा जी की क्या अपना ही उनका एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा हुआ आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ ही वाज रिमूव्ड, ही वाज डाउनग्रेडेड, जी, वो सब तो अलग बात है। लेकिन सभी मुसलमान पाकिस्तानी नहीं होते हैं। सभी मुसलमान पाकिस्तानी नहीं होते हैं। कुछ जरूर हैं, कुछ जरूर हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। डाउट नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, सीआरपीसी 268(1) की जब बात होती है तो क्या लगता है कि जब तक यह लागू रहेगा, जब सरकार का आदेश है, कोई पूछ ही नहीं सकेगा लॉरेंस बिश्नोई से कुछ भी? नहीं, वो तो आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में है, अच्छा। लेकिन उसमें भी कोर्ट से परमिशन लेके आप पूछ सकते हैं। कोर्ट से परमिशन लेके एजेंसी पूछ सकती है, एजेंसी पूछ सकती है। हाँ, लेकिन कोर्ट से परमिशन। लेकिन जाकर क्या पूछेगा? वो तो सीधा सवाल का जवाब देगा, मैं तो आइसोलेट हूं, मुझे क्या पता। जनरली तो यही कहते हैं जी। सर्कमस्टांस देखना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, बढ़िया एसआईटी हो और बढ़िया पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो तो कोई क्राइम छिपता नहीं है। कोई क्राइम छिपता नहीं है, आ जाएगा, सरफेस पर हो जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। अब किस क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी, इस पर डिपेंड करता है। चलिए मुंबई से बिहार आते हैं। देखिए, आपने कहा बीर बहादुर सिंह, बीर मोहबिया, काली पांडे, सबका नाम ले लिया आपने। जितने उस जमाने के छटे हुए लोग थे और जो बाहुबली का चले जी बिल्कुल, आपके पास तो मुकदमा लड़ने को आते थे। हाँ, मेरा भी देते थे। मेरा तो प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन भी है। तो आपने उस दौर को भी देखा जिसे जंगल राज कहा जाता था, और फिर आप नीतीश कुमार के शासन को भी देख रहे हैं। देखे हैं, नीतीश जी से भी अच्छा ही संबंध है। आपका संबंध तो लालू यादव से भी बेहतर रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार से भी बेहतर रहा। बहुत अच्छा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो 2005, हमारा संबंध बीजेपी के नेताओं से भी अच्छा, बीजेपी के नेताओं से भी, चौधरी वगैरह जितने हैं, चाहे नहीं, गांधी परिवार से भी आपका रिश्ता? सुशील मोदी से बहुत अच्छा संबंध जी। ही वाज माय पर्सनल फ्रेंड, सुशील मोदी जी। अच्छा, सुशील मोदी भी आपके पर्सनल दोस्त थे। अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, या बिहार में जो अपराध की बातें होती है, अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा इस पर बिल्कुल स्पष्ट विचार है। जी। पहले हम लोग एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे। जी। आप भी चलते होंगे। बिल्कुल। बड़ा कंफर्टेबल था। उसके बाद फिएट आया, उसके बाद उसके बाद मारुति आ गई, उसके बाद नया टेक्नोलॉजी की गाड़ी आ गई। बिल्कुल। तो हमारे राजनेता जी, जो 1990 या उसके पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा वगैरह को भी ले लीजिए, तो एम्बेसडर पर अपने पैसेंजर को चढ़ा के, पैसेंजर माने जनता जो है उनकी पैसेंजर हो गई जी, एम्बेसडर के स्पीड से धीरे धीरे अपने कैपेसिटी अनुसार लेके चले हैं। हम लोगों को ज्यादा पास्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है जी। लालू जी एम्बेसडर में चलाए, नीतीश जी फिएट में चलाए, लेकिन अब इन लोगों का एबिलिटी का ऑप्टिमम हो गया है। बिल्कुल। किसी भी आदमी के कैपेसिटी का, किसी भी, अब जैसे टेस्ट मैच क्रिकेट का, बिल्कुल, जो टेस्ट मैच 5 दिनों का होता था, 5 दिन 6 दिन का होता था, उसका प्लेयर, बीच में विश्राम भी होता था 1 दिन का, T20 का प्लेयर जी, दोनों को आप एक तरह से नहीं कर सकते। तो ये लोग हम लोगों को 5 दिन का टेस्ट खिलाते हुए बिहार को आगे बढ़ाते रहे धीरे धीरे। एम्बेसडर गाड़ी में बैठा के धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी बदल गई जी। बिल्कुल। बाकी स्टेट, इवन उड़ीसा भी कितना आगे बढ़ गया। महाराष्ट्र बढ़ गया, गुजरात तो पूछे नहीं। बिल्कुल। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एनर्जी, न्यू लीडरशिप, वो सब आगे बढ़ गया।
अच्छा, अब हमारा बिहार 1990 में भी नंबर 1 नीचे से था जी, आज भी नंबर 1 नीचे से है। तो एक सिल्वर लाइन दिखाई दिया है जी। नहीं, सिल्वर लाइन पर हम आते हैं, प्रशांत किशोर पर आते हैं। हाँ। देखिए, आपने लालू यादव की बात की, आपने नीतीश कुमार की बात की। मुझे याद है कि लालू यादव के राजपाट को पटना हाई कोर्ट ने ही कहा था जंगल राज है। और देखिए, आप तो यहां रह गए, मैं भी यहां रह गया। हाँ। उस दरमियान क्या स्थितियां थी जब शाम को घर लौट आना होता था। हमारे जैसे लोग तो खैर क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, रात को भी रहते थे, ठीक है। तो आपको क्या लगा? देखिए, लालू यादव के राजपाट को, क्योंकि यह कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों वंचितों को जुबान दी, एक सामाजिक क्रांति भी लाई। ये बात ठीक है जी। तो लालू यादव के राजपाट को बिहार की तरक्की के मामले में, बिहार में अपराध के मामले में किस रूप में देखते हैं? क्यों उस समय सब लोग बेलगाम हो गए थे? देखिए, बेलगाम होने का कारण था जी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था जी। लॉ एंड ऑर्डर जब कमजोर होगा तो लोग इंडिपेंडेंटली बेलगाम हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर थोड़े दिन, 4-5 साल 7 साल नीतीश जी ने थोड़ा बढ़िया किया। जी। क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया था लालू जी के राजपाट में? अब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, 2-3 बात समझ लीजिए। जी, बिल्कुल। एक तो पुलिसिंग डिटोरिएट कर गया। पुलिसिंग डिटोरिएट कर गई। पुलिसिंग में किसको किस पद पर, राजा या मुख्यमंत्री, जी, सब काम तो अपने से नहीं कर सकता। बिल्कुल। किस पुलिस अफसर को कहां बैठाया जाए, किसको डीजीपी बनाया जाए, जी, किस पुलिस अफसर को क्या कैपेसिटी है, ये यदि ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कास्ट, क्रीड, ये सब देख के आप उनको बैठा, मतलब जाति देख रहे थे लालू यादव। स्वाभाविक था, ये सभी जानते हैं। जी। जात समझ के या कॉम्बिनेशन पर पोस्टिंग करिएगा, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। देखिए, सेक्शन 133 ऑफ द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहता है बिल्कुल कि जात के नाम पर और धर्म के नाम पर आप यदि वोट मांगते हैं, बिल्कुल, तो आप करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आते हैं और आपका चुनाव अवैध घोषित। लेकिन पूरे देश में वोट तो, लेकिन जो अभी जो दौर है, जैसे जिसको कहते हैं सिनेरियो या जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन या समीकरण, ये समीकरण ही धर्म और जात के आधार पर बन रहा है। बिल्कुल। फिर तो ये तो डायरेक्ट ये करप्ट प्रैक्टिस है। इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 153, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बराबरी का है जी, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस है ये जी। तो इंडिविजुअल के लिए यदि करप्ट प्रैक्टिस है तो कोई पार्टी या कोई विशेष ग्रुप ऐसा करता है जी, तो भी वो करप्ट प्रैक्टिस के करप्ट प्रैक्टिस। चलिए, तो देखिए, आपने कहा लालू यादव के शासनकाल में पुलिस डिटोरिएट कर गई, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नीतीश कुमार ने कैसे कंट्रोल कर लिया और फिर आगे कैसे फेल भी होते जा रहे हैं? देखिए, नीतीश जी का फर्स्ट 5 इयर्स का बहुत अच्छा रहा, 2005 से 2010। वो सभी अप्रिशिएट करते, गोल्डन एरा। हाँ, गोल्डन एरा, सुशासन बाबू, अपने नीतीश जी सुशासन बाबू जी बहुत अच्छा चलाए उन्होंने। उसके बाद जी 2005 में आए, 2010 में उसका रिजल्ट हुआ कि लार्जेस्ट सीट भी उनको, बिल्कुल 206 सीटें, 206 एनडीए को। और शुरू में नीतीश जी अपने कोठरी के अलावे भी कुछ लोगों से बात करते थे। अच्छा, कोठरी के अलावे भी कुछ लोगों से बात करते थे, ओपन थे जी। हाँ। धीरे 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 नीतीश जी कोठरी में बंद होते गए, कोठरी में बंद हो जी। अब वो कोठरी में जो भी हों जी, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आपको भी मालूम है। जब कंसल्टेशन कम हो गया जी, लोगों से इंटरेक्शन कम हो गया और ब्यूरोक्रेट्स से ज्यादा घिरे रहने लगे। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स से घिरने लगे। ब्यूरोक्रेट्स का एक लिमिटेड विजन होता है जी, प्रजातंत्र में ब्यूरोक्रेसी का एक लिमिटेड विजन है। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी का हमारे बिहार में ये समझ लीजिए चारागाह हो गया, चारागाह हो गया। आज आप रिटायर कर रहे हैं, कल आपको नया अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अच्छा, ये मतलब रिटायर लोग जी 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 देखते हैं ना, IAS रिटायर आज किए, कल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो गए जी, आज रिटायर किए इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, तो उनका चारागाह बन गया। यदि आप IAS के सर्विस के लायक नहीं हैं, जो रूल में कहता है, तो उससे बड़ी जिम्मेवारी आपको दे दी जा रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन का कम बड़ा जिम्मेवारी है। और दूसरा बात, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, स्कूल जितना कमीशन है जी, यूनिवर्सिटी है, चाहे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े एकेडमिशियन
विद्वान लोग इसके अध्यक्ष और इसको प्रिजाइड करते। बिल्कुल। हम लोग थे जिसमें डॉक्टर राम अवतार शुक्ला पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे जी, मैथमेटिक्स की अथॉरिटी थे हिंदुस्तान में। अब ब्यूरोक्रेट्स को बैठा देते हैं विथ देयर लिमिटेड विजन। मैंने ब्यूरोक्रेट्स क्या है, थोड़ा पुलिस के मॉडिफाइड रूप है। बिल्कुल, थोड़ा हंटर नहीं है, कलम की ताकत है। हाँ, कलम की ताकत है जी, और उसका बेजा इस्तेमाल कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स की शारीरिक क्षमता 60 बरस आकी गई है, 60 बरस में उनको रिटायर कर दिया जाता है, तो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आप देके आज रिटायर। लेकिन लोग कह देंगे सर आपकी उम्र, लेकिन लोग कह देंगे कि आपकी उम्र भी 60 साल से अधिक हो गई, लेकिन बिहार के सबसे महंगे वकील तो आप ही हैं। तो वकालत का प्रोफेशन जी और पॉलिटिशियन जी, तो इसका तो कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप स्वस्थ हैं आप काम करिए। बिल्कुल। आईएएस रिटायर कर रहा है तो कोई भी प्राइवेट काम करे तो ठीक है, लेकिन पब्लिक ऑफिस को कैप्चर करके बैठे हुए हैं ये। अच्छा सर, आप भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। हम तो गोपालगंज सरकारी स्कूल से भी हम लोग पढ़े BA से। हाँ, सरकारी स्कूल से। हाँ, सरकारी स्कूल से। तो तब के सरकारी स्कूल में और आज के सरकारी स्कूल में तो अब उसमें देखिए, अब स्कूल पर आ गए तो बता देते जी। पहले 1 या 2 तरह का स्कूल होता था जी। अभी हमारे नॉलेज में बिहार गवर्नमेंट जो स्कूल चलाती है ये 22-23 तरह का स्कूल है। 22-23 तरीके का स्कूल है। अब एजुकेशन मिनिस्टर तो पढ़े लिखे बहुत तेज आदमी हैं जी, वो पकड़ के समझ लिए होंगे, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कितना तरह का स्कूल है गवर्नमेंट के अंदर, और किसका सर्विस कंडीशन, रूल रेगुलेशन, सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसे डिटरमिन होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किस पर क्या होगा, किसका इंटरचेंजिंग ट्रांसफर होगा। ये इसका मकड़ा का जाल बन गया है जी। हमारा सजेशन ये है कि जितने सरकारी वकील हैं, एक तरह का सरकारी वकील कर रहे हैं, सरकारी स्कूल है, एक तरह का रूल रेगुलेशन सब बने और एक तरह की पढ़ाई हो। बिल्कुल। और शिक्षक एक तरह के चुने जाए और समता मूलक समाज बनाने के लिए समता पूर्वक यूनिफॉर्म टीचिंग हो और पूरा कंट्रोल हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, पहले तो सरकारी स्कूल से सब लोग पढ़ के निकलते थे जी, लेकिन अब बाद में समाज में बदलाव आया। अब तो सरकारी स्कूल में वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक और वहाँ के चपरासी ही अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिलाते, नहीं देते। ये अफसोस की बात जी। तो सरकारी स्कूल में तनख्वाह भी कम नहीं है जी, सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह कम मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको रिओर्गनाइज करने की जरूरत है। चलिए हम सिल्वर लाइन पर आते हैं, जनसुराज पर, लेकिन इससे पहले हम समझना चाहते हैं बिहार में शराबबंदी, नीतीश कुमार की जिद और लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतें, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जिद भारी पड़ रही है? आगे हम लैंड सर्वे और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर भी आएंगे। देखिए, शराबबंदी जी सुनने में अच्छा, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है जी, एज ए फिलोसफी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये महाराष्ट्र में भी ट्राई हुआ जी, अमेरिका जैसे देश में भी ट्राई हुआ। हमारे बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1979 में जी कानून बनाया। कर्पूरी जी से भी बहुत बड़े गांधी के फॉलोअर थे, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे जी, बहुत ही कर्पूरी जी के गरीब वंचित बैकवर्ड सबको देखने वाले थे, उनके लेवल का नेता मिलना बहुत मुश्किल है जी। तो उन्होंने भी जब रियलाइज किया कि इसका हम पालन नहीं कर सकेंगे और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, बिल्कुल स्पूरियस शराब बाजार में आ रहा है, माफिया इसमें इंटर कर गए, तो उन्होंने वापस ले लिया। नीतीश जी ने भी अटेम्प्ट किया, लेकिन नीतीश कुमार जी को पता नहीं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है, सजेस्ट करना चाहिए। ये कोई जब वो सक्सेस नहीं हो पा रहा जी, आए दिन शराब का ट्रक पकड़ा जा रहा है, बिल्कुल हर जगह शराब मिल रहा है। नहीं, मुझे तो मान लीजिए कि एक ट्रक पकड़ा जा रहा है जी, तो हम लोग सुनते हैं कि वो जो मैन्युफैक्चरर है या जो सप्लायर है 4 ट्रक और भेज देता है, वो 5 ट्रक 7 ट्रक भेज के एक ट्रक पकड़वा देता है जी, बिल्कुल सही बात, ताकि लोग समझे कि मॉडस ऑफ इंडिया यही है, मॉडस यही है जी। गाँव में देहात अभी सीवान में मर गया
31 आदमी। क्या बना? छपरा में मल गया जी, सब मिलाकर क्या बना? सब मिला के 51 आदमी। नहीं, मुझे याद है पटना हाईकोर्ट में इस शराबबंदी के खिलाफ मुकदमा भी आप ही लड़ रहे थे और पटना हाईकोर्ट ने तो बिल्कुल स्टे कर दिया था, फिर जाकर नहीं, पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिहार का प्रोविजन एक्ट जी अल्ट्रा वायरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जी, और उसके खिलाफ सरकार अपील में सुप्रीम कोर्ट गई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को तोड़ा नहीं है, इंटरिम स्टे दे के रोक दिया है। और जब सुनवाई होने जाती है, पता नहीं किसी कारणवश कभी सरकार कभी कोई पार्टी लेके समय ले लेता है। अच्छा। केस का फैसला नहीं होने देते हैं लोग। केस का फैसला हो जाता। देखिए, शराब का 2 एस्पेक्ट है जी। एक एस्पेक्ट लीगल है। लीगल में आपको समझना चाहिए कि शराब बनाने, मैन्युफैक्चरिंग जी को रेगुलेट करने के लिए पावर स्टेट को दिया गया है। बिल्कुल। लिस्ट 2 होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जी। लिस्ट 2 जो सरकार को 52 है, उसके एंट्री 8 में व्यवस्था की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर, सेल ऑफ लिकर, कंजम्पशन ऑफ लिकर कैसे रेगुलेट होगा जी। जो संविधान जब बना तो संविधान के बनाने वाले महात्मा जी से बहुत, महात्मा गांधी से बड़े इन्फ्लुएंस। बिल्कुल बिल्कुल। ये होते हुए भी उन लोगों ने बनाया कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे का रेगुलेट करेगी जी। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को शराब का, लिकर का बिजनेस करना है, बट इन्हें रेगुलेटेड वे। हाँ। इन्हें ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पानी की तरह सड़क पर। ये तो 1909 में पहले बंगाल ने बनाया, फिर 1936 में बनाया जी, और फिर 1915 में बनाया जी। तो इसको देखिए, रेगुलेटेड नहीं करिएगा तो रेगुलेटेड कंट्रोल करिए, और डिसिप्लिन के साथ। इतना जो पुलिस लगा के खाली क्या आपको लगता है जो भी आप कह रहे थे कोठरी में बंद, मतलब कम लोगों से मिलना जुलना, क्या नीतीश कुमार अब जमीनी हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं? समझ को उनको कोई समझा नहीं रहा है कोई, या वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसको समझना चाहिए जी। इट इज ए फेल्ड प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट यदि फेल हो जाता है तो इसको अबेंडन कर दिया जाता है जी। उसको अबेंडन करके फ्रेश स्कीम बना के तो नया एक्साइज लॉ बनाइए, और उस लॉ में आप स्ट्रिक्ट करिए कि इसका रेगुलेशन, कोई सड़क पर शराब पी के नहीं जाए, बिल्कुल कोई शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए। अब देखिए ना, शराब के रोक देने से क्या क्या समस्या हो गई जी। पहला समस्या है कि 15,000 या 20,000 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू सरकार का लॉस हो रहा है, और शराब हर मोहल्ले, और इतना ही रेवेन्यू माफिया को मिल गया, उससे ज्यादा रुपया मिल गया। कल तेजस्वी यादव ने कहा 30,000 करोड़ रुपए का। एक आदमी से हमने पूछा जी कि तुम लोगों का अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको बहस करके फैसला क्यों नहीं कराते? तो उसने हमसे कहा, इनफैक्ट उसका एक एम्प्लॉय था, कहा कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट केस बहस नहीं करेंगे। कारण कि पहले से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बाहर के मैन्युफैक्चरर है, दूसरे स्टेट के ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और बढ़िया से बिहार में सप्लाई हो रहा है। हमारी कमाई पहले से बढ़ गई है। अच्छा, तो हम लोग क्यों अब जाए? बिल्कुल रहे शराबबंदी, शराब तो हम लोग का जा ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं। तो सिचुएशन ये आ गया। अब दूसरा बात देख समझ लीजिए जी, शराब के रेवेन्यू को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोगों ने, बिहार गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया। बिल्कुल। अब यही उत्तर प्रदेश से 11-12 रुपया ज्यादा पर लीटर महंगा पेट्रोल मिलता है। इसका 2 इफेक्ट होता है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। होता क्या है कि जितने नेशनल हाईवे के ट्रक हैं वो उधर ही पेट्रोल भरा लेते हैं, यूपी में भरा लेते हैं, बंगाल में भरा लेते हैं, झारखंड में भरा लेते हैं, और सीधे चले जाते हैं। बिहार में खरीदते ही नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ परचेज कम हो गया। ये सफर कौन करता है? जो पटना वगैरह में जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं, जो बॉर्डर नहीं क्रॉस करते हैं, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और सरकार भी व्हीकल बहुत चलाती है जी, बिहार गवर्नमेंट को भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अपना ही पैसा अपने से पैसा एक जेब से दूसरी जेब में डाल रहे हैं और जनता को प्रयास कर रहे हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन फी उसी तरीके से बढ़ गया है। अब वही चले जाइए उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। अब हमको तो भाजपा वालों को समझ में नहीं आता है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, वहाँ शराबबंदी नहीं है, और भाजपा की सरकार बिहार में है, यहाँ शराबबंदी है। उत्तर प्रदेश के सिचुएशन में और बिहार के सिचुएशन में क्या अंतर है? लोग तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा बेहतर है, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेटर जी।
तो ये समझ में नहीं, पूरे देश में जी 1-2 प्रदेश छोड़ के शराबबंदी कहीं नहीं है, तो कहाँ विकास नहीं हो रहा है। चलिए, तो शराबबंदी पर हम लोगों ने बात कर ली। नीतीश जी के 2 और फैसलों की बड़ी चर्चा हो रही है। हम सिल्वर लाइन पर आ रहे हैं, जनसुराज पर। हाँ। ये दूसरा जो फैसला है, ये लैंड सर्वे का, ये क्या पेचीदगियां खड़ी कर दी गई? क्योंकि आप देखिए, वकालत तो करते ही हैं, सामाजिक ताना बाना को भी समझते हैं, पारिवारिक ताना बाना को भी समझते हैं। हम लोग इसे समझते हैं। जी, लोग परेशान भी हैं। आपके पास मुकदमे भी आते होंगे, आपके पास लोग मशविरा के लिए भी आते होंगे। ये क्या परेशानी खड़ी कर दी गई और इसका क्या फायदा नुकसान? देखिए, इसका तो जी लैंड सर्वे ऑन प्रिंसिपल अच्छी बात है, अच्छी बात है जी, लेकिन जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और जितना जल्दी से जी बिहार के विकास में T20 खेलना चाहिए, वहां नहीं हो रहा है। बिहार के विकास के लिए T20 नहीं हो रहा है, लेकिन सर्वे में T20 खेला जा रहा है। बिल्कुल। न उसका स्टाफ है, न उतना प्रिपरेशन हुआ है, और हाफ बेक्ड कुक को लेके जी खाना, आधा बना खाना को लेके सर्वे शुरू हो गया है। परिवार, हर घर में लड़ाई, हर घर में लड़ाई, बहन सब आके कहाँ से बहन और फुआ, बहन फुआ, गांव वाले चढ़ा दे रहे हैं उधर से ले आके पकड़ के। ये ऐसा कंफ्यूजन हो गया है जी। इसको पहले तो आपका रजिस्टर 2 ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। जो सीओ के ऑफिस में रजिस्टर 2 है, जिसमें एंट्री है पहले से, उसको अप टू डेट कराइए। सर्किल ऑफिसर बड़ा चरमरा गया है, कहीं का सर्किल ऑफिसर, चाहे DCLR, भ्रष्टाचार तो अलग, भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हरि कथा हरि अनंत है। अच्छा, हरि कथा हरि अनंत है जी, अनंत है जी। तो हम भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहे हैं। हम सिस्टम को ठीक करने का सलाह दे रहे हैं जी, कि पहले रजिस्टर 2 को अप टू डेट कराइए जी, तब लैंड सर्वे कराइए। रजिस्टर क्या कंसोलिडेशन चला, वो भी फेल कर गया। कंसोलिडेशन हो गया रहता तो सब कुछ ठीक हो गया रहता जी। कंसोलिडेशन चला रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सब सक्सेसफुल हो गया। आपके यहाँ नहीं हुआ, बिल्कुल। आपके यहाँ लैंड रिफॉर्म भी फेल कर गया। तो सर्वे करा के क्या करिएगा? सर्वे के पहले सर्वे के जैसे दस्तावेज नहीं मिलता है जी, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कठिली पे खतियान का कॉपी नहीं मिलता, डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सबको पहले ठीक हो और सर्वे हो, लेकिन समय मिले। चलिए, समय मिले 2 साल 3 साल में, 2-3 साल का समय, ऐसे दौड़ा के नहीं। मैं बिहार के नागरिक की हैसियत से पूछता हूं, आपके पास भी समस्याएं आती होंगी। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर का एक नया जंजाल, बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां लोगों के पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं, बिजली तो आपने पहुंचा दी। पहले क्या होता था कि लोग व्यवस्था करते थे, बिल जमा कर देते थे। बिजली चोरी रोकी जानी चाहिए, बिना पैसे की बिजली नहीं मिलनी चाहिए, यह बात सही है। लेकिन ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लेकर कर आ गए और फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। स्मार्ट मीटर जी, जैसे टेक्निकली तो बहुत ये अच्छी बात है जी, बिल्कुल, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्या है समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ये स्मार्ट मीटर का रीडिंग जैसा लोग कह रहा है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो लोग आके हम लोग से कहते हैं बिल्कुल कि वही स्मार्ट मीटर, मतलब 3 AC चल रहा है, 3 लाइट जल रहा है, तो फर्स्ट 2 आवर्स में कुछ दूसरा रीडिंग कर, अच्छा, और सेकंड 2 आवर्स में कुछ दूसरा रीडिंग कर दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ क्या मैकेनिकल फॉल्ट है या क्या है या कि मैनिपुलेशन है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और स्मार्ट मीटर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से है, बना हुआ है। पहले सीधा स्मार्ट जो चलता था वो चले तो अच्छा रहा। अच्छा है। मैं देख रहा हूँ मुंबई में तो देखिए मुकदमा हो रहा है कि देखिए प्राइवेसी को भी यह डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, कि भाई घर के सारे AC सारे बल्ब बंद हैं तो लोगों को पता है घर बंद है। हाँ, एक कमरे में AC चल रहा है तो मालूम हो रहा है गिरी साहब इस कमरे में सो रहे हैं। हाँ, तो ये प्राइवेसी को लेकर भी एक बहस चल रही है और मुंबई हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाँ, बहुत है इस पे जी, बहुत समस्या है। चलिए अब सिल्वर लाइन पर आते हैं। वाईबी गिरी ने आज तक यह नहीं तय किया, लालू यादव से दोस्ती रही, नीतीश कुमार से संबंध रहे, जगन्नाथ मिश्रा से भी रिश्ते रहे, बड़ों का मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन प्रशांत किशोर में क्या दिख गया कि प्रशांत किशोर आपके पास आए और आपने यह समझ लिया कि नहीं, इस लड़के की मदद की जानी चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी से मेरा परिचय जी ये सितंबर महीना में हुआ था। इसी सितंबर में? हाँ, इसके पहले मैं उनसे हमारी मुलाकात नहीं, केवल सुना था आपने? सुना तो बराबर है जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा उनका प्रोजेक्ट सब था जी। और वो गांव में जाके देखिए, उनका जो
को जो पदयात्रा है वो बड़ा दूसरे तरह का पदयात्रा, दूसरे तरीके की बहुत दूसरा था जी। देखिए वो गांव में जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सब लोगों से बात करते हैं और बिहार का विकास को कैसे होगा इस बात को समझाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, समझते गए हैं, उसका थियरी उन लोगों को बताते हैं, एजुकेट करते हैं जी। वोट नहीं मांगते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों अपने परिवार को यदि आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा जी। फैमिली इज द यूनिट जी। बच्चों को आगे बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और शिक्षा का प्रगति होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक एजुकेशन क्वालिटेटिवली इम्प्रूव नहीं होगा जी, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होगा। तो जिस तरह से वो शिक्षा के प्रसार पर बात करते हैं और ग्राम पंचायत की यूनिट बना के बात करते हैं जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो कहते हैं शराब बेचेंगे और शिक्षा में खर्च करेंगे, इस पर तो बड़ी आपत्ति है। देखिए शराब नहीं, आपत्ति की बात नहीं है जी। शराब जब आपका नशाबंदी फेल कर गया जी, बिल्कुल, जब फेल कर गया तो इसका अल्टरनेटिव है कि इसको रेगुलेटेड मेथड से, कंट्रोल मेथड से, जो आपको संविधान में आपको एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 में जो आपको पावर दिया गया यू रेगुलेट एंड कंट्रोल, उस तरह से शराब कंट्रोल वे में बेचा जाए। जैसे माफिया को जो 30,000 करोड़ का जा रहा है वो सरकार के पास है, सरकार पास का है, और इसको केंद्रित यदि वो शिक्षा में डाइवर्ट कर रहा है और शिक्षा के विकास से तो अच्छी बात है जी। क्योंकि तो देखिए हमारे लॉ लीगल टर्म में शब्द इस्तेमाल किया जाता है डिजोरो एंड डिफेक्टो। अच्छा, डिजोरो कहते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, जो कानून में है जी। तो हमारे यहाँ शराबबंदी डिजोरो है, डिफेक्टो नहीं है। अच्छा, फैक्चो डिफेक्टो होता है कि फैक्ट में क्या, बिल्कुल, द डिफेक्टो देयर इज नो शराबबंदी, डिजोरो इन द आई ऑफ लॉ देयर इज अ शराबबंदी। मतलब संचिका में है, कानून में है, पिंक फाइल में है। आप समझिए ना जी। आप एंटी जो है डाउरी एक्ट बनाए जी, तिलक दहेज नहीं लिया जाएगा, समाज ने इसको आज तक क्या एक्सेप्ट किया? आज भी तिलक, अब तो जैसे IAS है उसका अलग हिसाब है, इंजीनियर है उसका अलग रेट तय है जी, और हर विभिन्न डिफरेंट जातियों में डिफरेंट रेट है। वो तो हर साल रेट खुलता है, रेट खुलता है। हाँ, ये IAS IPS, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं बार बार चर्चा करता हूं कि अब बिहार कैडर के IAS IPS से वो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं जो बिहार से बाहर जाकर पढ़ गई। धन पशुओं की बेटी, धन बलियों की बेटी कर रही है, क्योंकि देखिए बिहार का डेवलपमेंट रुक गया। ठीक, हाँ, तो अब इनका बिहार कैडर के IAS IPS का भाव भी, BPSC वालों का भाव भी, जो बाहर चले गए वह बिहार लौटना नहीं चाह रही बेटियां। ये एक सामाजिक समस्या। खैर, तो प्रशांत किशोर में आपको यह दिखा कि कुछ करने की जिद है। देखिए हमारा ये व्यू है जी कि उन्होंने जो कहा, बहुत आदमी पूछता है कि कह रहे हैं सो हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल, हमने देखा आदमी बड़ा टैलेंटेड है जी। देखिए हमको उनके बातचीत से लगता है वो 3-4 व्यक्तियों से प्रभावित है। पहला तो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित है, जयप्रकाश के प्रभाव से भी है, कर्पूरी जी से के भी विचार से भी बहुत, अम्बेडकर से भी बहुत मिलता, क्योंकि वो पिछड़ों की बात करती है। मैं भी पिछड़ा हूँ, मेरा स्पेशल ख्याल है क्योंकि पिछड़ों की बात वो बहुत करते हैं और दलित की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, जो कि समाजवाद का ये मूल मंत्र है। लोहिया भी यही कहते थे। तो इस बात को लेके जहाँ पिछड़े समाज के बारे में मुझे भी थोड़ी हमदर्दी है जी, बड़ी पिछड़ गए हैं, बहुत पिछड़ गए, कम से कम इनको आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाइएगा शिक्षा से ही बढ़ाइएगा, अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। अब आप पलायन को रोकना पड़ेगा, पलायन तब रुकेगा जब यहाँ अपॉर्चुनिटी होगी। अब बिहार में 39 शुगर मिल थे जी, एक जमाना था, मैं शुगर मिल का मिल का वकील मैं ही रहता था। बिल्कुल, 39 शुगर मिल्स थे, बंद होते होते अब 7-8 आ गए, 7-8 आ गए, वो भी ढलमला रहे, 1-2 तो ठीक है, बाकी सब ढल, आज नहीं कल बंद होना है। रीगा शुरू हो रहा है फिर से। हाँ हो रहा है, देखिए क्या होता है। तो 39 में मान लीजिए रीगा भी हुआ तो 8वां होगा जी। 39 कहाँ गए? बिल्कुल कहाँ गए, हो सकता है कुछ। लेकिन आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर, देखिए एक सोच तो और है और एक युवा तो और है जो समाजवाद की विरासत को संभाले हुए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, दोनों में फर्क क्या महसूस करते हैं? क्योंकि युवा चेहरा वह भी है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, सब्सटेंशियल डिफरेंस है जी।
प्रशांत किशोर इंटेलेक्चुअली बहुत हाई है। अच्छा। बहुत अध्ययन है, नॉलेजेबल है, वाइडली ट्रेवल्ड है जी, और उनकी एक अलग सोच है। अलग सोच है। और समाजवाद को भी वो समझते हैं जी, समाज को भी समझते हैं, जाति को भी समझते हैं, जाति को भी समझते हैं, धर्म को भी समझते हैं जी, और दोनों कंपेरेबल नहीं है। अच्छा। ही इज ए फार फार। तेजस्वी यादव और लालू यादव में क्या अंतर महसूस करते हैं? लालू इज मोर इंटेलिजेंट। लालू इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज सन। अच्छा। बट हिज सन इज ए गुड पर्सन। गुड पर्सन। गुड पर्सन जी। हिज सन इज ए गुड पर्सन जी। बट फादर इज मोर इंटेलिजेंट। फादर इज मोर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा। आप जानते हैं जी, लालू जी भी वकील हैं। लालू जी भी वकील हैं। हाँ जी। और हमको जो प्रकाश प्रशांत जी ने कहा, हाँ, इस देश की लड़ाई, जी, स्वतंत्रता की लड़ाई वकीलों ने लड़ा। बिल्कुल। कह लीजिए राजेंद्र प्रसाद, कह लीजिए महात्मा गांधी, कह लीजिए पटेल साहब, कह लीजिए ख्वाजा अहमद, जिसका भी नाम लीजिए, बिहार लेवल में श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, महेश बाबू, जो भी थे सभी वकील प्रोफेशन से आए और प्रोफेशन छोड़ के देश को की आज़ादी में लग गए। बिहार पिछड़ गया है। वकील लोग ऐसे समाज के लोग हैं जो लोगों से भी मिलते हैं, कानून की भी जानकार रखते हैं। तो अब आप लोग नहीं आइएगा। अब मेरे बारे में कहा कि आपका स्तर का, आपका तो आप आइए, इस उम्र में भी आइए, जो भी कुछ बचा कुचा समय है समाज को दीजिए। बिल्कुल। और आप समझिए कि पिछड़ापन, बिहार के पिछड़ापन से और कि से स्वतंत्र होने के लिए, जी, पलायन से स्वतंत्र होने के लिए ये आप लोग स्वतंत्रता की लड़ाई, दूसरी लड़ाई ठीक है, दूसरी लड़ाई तो ठीक है, वो कह रहे हैं व्यवस्था बदलनी है और इसके लिए व्यवस्था बदलनी होगी। और उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलने में वकीलों को आगे आना चाहिए, वकीलों को आगे आना चाहिए। तो हम तो अपने वकील भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे जी, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े प्रशांत किशोर को और एक मौका उनको दिया जाए। जी, क्या करते हैं। लेकिन एक बात और कह रहे हैं गिरी साहब, क्या वो प्रशांत किशोर के बारे में, अभी देखिए उपचुनाव का ऐलान हुआ है। हाँ। जिस तरीके से उम्मीदवार वो ला रहे हैं, अच्छे आदमी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ अच्छा आदमी लाने से नहीं, यहां तो तिक्रम चाहिए ना। देखिए तिक्रम तो अब तो हम लोग अब तक देखते ही रहे हैं जी। तो तिक्रम का क्या नतीजा है, अभी तक बिहार नंबर 1 पर है नीचे से जी। तो बिना तिक्रम के क्लीन पॉलिटिक्स होना चाहिए। बिना तिक्रम के क्लीन पॉलिटिक्स, क्लीन पॉलिटिक्स एकदम, जो प्लेटो ने बताया, फिलोसफर किंग ऑफ द थिंकर था बहुत बड़ा। जी। महात्मा गांधी क्या बोले हैं? महात्मा गांधी बोले हैं कि लक्ष्य यदि पवित्र है तो रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल। अपवित्र रास्ते से जाके पवित्र लक्ष्य पाना कोई मतलब नहीं है। जी। ये ठीक नहीं। जी। यही सिद्धांत पर वो चल रहे हैं कि रास्ता भी पवित्र हो और लक्ष्य भी पवित्र हो। जी। यही महात्मा जी का फिलॉसफी का सब्सटेंस है। ये महात्मा जी ने ये नहीं कहा कि डंडा से पीट के शराब बंद करा दी। जी। ये उनका फिलॉसफी। सामाजिक जागृति पर, सामाजिक जागृति उन्होंने कहा, सामाजिक जागृति। जी। अब उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोला, कहा मांस, हाँ वो तो उसके भी खिलाफ थे, उसके भी खिलाफ थे वो, और बहुत चीज के खिलाफ थे और मॉडरेट वे में कुछ तक। और 2016 के पहले दुकानें तो नीतीश कुमार ने खुलवाई थी ना। बिहार में प्रोविजन हो गया 2016 में, उसके पहले क्या यहाँ 100% लोग शराब पीता था। बिल्कुल। 90% आदमी शराब नहीं पीता था। और आज भी हटा दीजिएगा। और नीतीश कुमार का जो गोल्डन एरा है, उसमें कहां शराबबंदी थी? नहीं बंदी। हाँ, उसमें कहां शराबबंदी थी? तो अब समझ लीजिए, ये सब बातों में देखते हुए और बिहार के विकास को मंदिर में, हमको कोई पद नहीं लेना है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा, वाईबी गिरी को ना कोई पद लेना है ना कोई चुनाव लेना। हमको पद लेना रहता तो आप जज बन गए होते। नहीं, पद जज छोड़िए, और भी पद बहुत मिल सकता था। अच्छा, और भी पद बहुत मिल सकता था। हमने कभी लिया नहीं। हम तो डिवोटेड एडवोकेट प्रोफेशनल हैं जी। लेकिन बिहार के पिछड़ापन को आगे बढ़ाने के लिए जी, मैंने बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, हाँ, पिछड़ापन को दूर करने के लिए, पिछड़ापन से मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए और पलायन से मुक्ति दिलाने के लिए, एजुकेटेड बिहार बनाने के लिए, यहाँ अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले, नौकरी का, लोग लड़के बच्चे बाहर न जाएं, लोग यहीं रहें, यहीं अपॉर्चुनिटी हो, यहीं नौकरी करें। इस सब की बातों को सोच के प्रशांत जी का विचार से मिलता जुलता
और उनके आह्वान पर हमने उनको ज्वाइन किया। चलिए, तो देखिए, ये थे डॉक्टर वाई बी गिरी साहब। नहीं, वाई बी गिरी साहब देश के जाने माने अधिवक्ता और पटना हाईकोर्ट में पूछना ही नहीं वाई बी गिरी क्या है। तो इन्होंने भी जनसुराज के साथ चलना स्वीकार किया है और कानूनी मसलों में अपनी राय व्यक्त की है। लॉरेंस बिश्नोई की भी बात की हमने, बाबा सिद्दीकी की भी बात की हमने, बिहार में शराबबंदी की बात की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।